सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, वरदान सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी है ना अभी तक नहीं देखे हो वीडियो, आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी है ना। क्वेश्चंस की वैरायटी को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए एकदम उसी तरह जैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वरदान सीरीज में क्लास 11 के लिए बायो और मैथ्स के लिए ऑलरेडी है ना वीडियो आ चुका है। क्लास 9 के लिए जीके। सो गाइस, ये वीडियो है क्लास 9 साइंस के लिए, बट इसके बाद आर्ट एंड कॉमर्स की वीडियो आएगी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए है ना, धीरे धीरे करके सारी वीडियोस में लाऊंगा। और गाइस एकदम टेंशन नहीं लेना है एकदम से है ना, एग्ज़ाम के बहुत पहले ही सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी और हम बातें कर रहे होंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज तो देखो साइंस क्लास 9th ग्रुप के लिए वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी जैसा कि मैंने बता दिया आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए आएगी, ठीक है। लेकिन वो मे बी आपके 2 दिन बाद, क्योंकि 2 दिन बाद आएगी, क्योंकि यार हमें जो है बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, 2 दिन के लिए। तो वो वीडियो आपको 2 दिन बाद ही दिखेगी। अब तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वरदान सीरीज स्टार्ट हो चुका है तो है ना। अब वो तो बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए 2 दिन का गैप लग रहा है, वरना फिर आपको जो है वीडियोस कंटिन्यू दिखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यार साइंस का है क्लास 9th के लिए, यहाँ पे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल भी एकदम अच्छे से है ना प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाओ। आपको मैं गाइस बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा कहीं भी है ना पॉज करने का। फटाफट सुनते चले जाओ, आंसर करते चले जाओ कमेंट में, और बताना लास्ट में आपने 25 में से कितना किया, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। सो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, चूज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूँ, जिसको समझ में आता है फटाफट से लगाते चले जाओ, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको लिए मैं समझा दे रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है भैया कि इसमें जो लिखा है नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट की है ना, टीबी जिसको बोलते हैं। तो इसमें बताना है इनकरेक्ट वन चूज़ करना, जो कि गलत है ना। अब देखो कई लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं कि इनकरेक्ट वन लिखा है, तो ये चीज़ को बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन पेपर में कि इनकरेक्ट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बताओ फटाफट, A B C D, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर गाइस सी, इट इज़ कॉज्ड बाई लैक्टोबैक्सिलस बैक्टीरिया। जी हाँ, ये गलत है ना, ये कॉज नहीं तो गलत है ये आंसर। ए वाला सही है, ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, इन्फेक्शियस एयरबॉर्न डिजीज़ है, अच्छी बात है। वी शुड अवॉइड स्टैंडिंग व्हेन द एनी पर्सन कफ, ये भी सही है। लेकिन ये वाला गलत है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियस होता है। जी हाँ, ये माइकोबैक्टीरियम से होता है आपका, ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस। बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन सामने, ऑप्शंस भी आ चुके हैं, ठीक है। और ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, हमारा जो दिमाग है वो 3 लेयर है ना, 3 लेयर के प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्रोटेक्टेड है। उसका टिश्यू का आपको नाम बताना है, जल्दी से बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए मीनिंग्स, बी सेरेब्रम, सी लुम्बर, या डी उल्नर, जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मीनिंग्स इज़ द राइट आंसर। जिन्होंने दिया है सही और जिनका गलत हो रहा है वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीज़ें ऐसा नहीं एकदम से आपकी किताब से बाहर हैं, एकदम से ऐसे एकदम टॉपिक से ही बाहर है ना, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं किताब के राउंड होती है, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उस वक्त लगता है कि यार ये थोड़ा नया है, तो यार वहाँ पे सीख लो आप, है ना, आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन था इसमें, पोटैटो, राइस, जूट, पल्स, जल्दी बताओ फटाफट से। सो गाइस इसका आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो आप लोग हो सके तो पॉज करके तुरंत देख लेना है ना, फास्ट फॉरवर्ड बिल्कुल मत करना। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है पोटैटो इज़ द राइट आंसर। तो रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं, वो फसलें होती हैं जो विंटर टाइम में है ना, विंटर टाइम में ग्रो होती हैं। तो देखो यहाँ पे विंटर टाइप का क्रॉप कौन सा है, पोटैटो आपको देखने को मिलता है ठंडियों में, ठीक है, आलू। और बढ़ते हैं आगे, आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं ना ठंडी में। क्वेश्चन नंबर 4, अ डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाई वायरस इज, बताओ फटाफट से। वायरस से कॉज्ड होता है डिजीज़, जल्दी बताओ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा, जल्दी बताओ फटाफट। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, कॉलरा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस इन्फ्लुएंजा। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। बाकी सब बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में फ्लू भी बोलते हैं। देखो FLU, इन्फ्लुएंजा की जगह फ्लू भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन के सामने, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल उल। आर्टिफिशियल उल किसे कहा जाता है इसमें से बताओ। एकदम आर्टिफिशियल उल की तरह, एकदम उल की तरह होता है ये, लेकिन आर्टिफिशियली मेड है, मैन मेड है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ फटाफट। कमेंट में आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है ये भी बताइएगा, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है।
तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, एक्रेलिक इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं फटाफट से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर विग्रोसली। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे, फटाफट बताओ। मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन या सल्फर कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है, कौन सा इसमें एलिमेंट है? ठीक है, ऑप्शन दे चुका हूँ, आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, लगाते जाओ फटाफट से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु, ऐसा एलिमेंट है कि मतलब पानी में डालो, यहाँ तक कि कोल्ड वाटर में भी डाल दो तो भी आग पकड़ लेता है उसमें, इतना खतरनाक मेटल है वो। आप लोग वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे सोडियम का जो है रिएक्शन वाटर के साथ, तो आप लोग भी इस चीज़ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, पेनिसिलिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। पेनिसिलिन इसमें से किसका एग्जाम्पल है? एंजाइम है कि एंटीबायोटिक है कि एंटीजेन है कि हार्मोन है? जल्दी बताइए फटाफट। देखिए थोड़ा सा भी अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग है ना इसको रिलेट कर पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ पढ़ के आया करिए, है ना, पढ़ते रहिए रेगुलरली, टाइम को फालतू मत बर्बाद करिए उधर बातों में। जितना भी टाइम मिल रहा है आप MCQ प्रैक्टिस करिए, वही आपको काम आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जिन्होंने बी दिया है बहुत सही, उनका आंसर सही है, एंटीबायोटिक इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। 8 क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, डैश आर यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर में इनको एज अ कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे है ना फ्रिज के अंदर आपकी जो मिठाइयाँ वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो आपकी ठंडी हो जाती हैं। कैसे? तो ये रहा आपके ऑप्शंस, CFC, ओजोन, हीलियम या मीथेन। किसके कारण? तो इसका करेक्ट आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण, है ना। सो गाइस ये कूलिंग एजेंट की तरह यूज होता है आपके रेफ्रिजरेटर्स में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा एक बहुत ही क्लीनेस्ट फ्यूल है? बताओ कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है? A काउडंग केक, B पेट्रोल, C केरोसिन या D हाइड्रोजन? जल्दी बताइए। क्लीनेस्ट फ्यूल, साफ़ सुथरा, है ना, सबसे साफ फ्यूल कौन सा है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है D हाइड्रोजन इज़ द राइट आंसर। देखिए बाकी सब जो है कार्बन कंटेंट है, लेकिन हाइड्रोजन जो है जलता है तो सिर्फ पानी निकलता है ना, और एनर्जी निकलता है, तो इसीलिए सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है। इसमें कोई कार्बन का वो कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड एज। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, मॉस्कीटो रिपेलेंट या मॉथ रिपेलेंट या स्नेक रिपेलेंट या बी रिपेलेंट। नेफ्थलीन बॉल का यूज किस तरह किया जाता है? मच्छर भगाने को, या मॉथ या स्नेक या बी? जल्दी बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ जल्दी से। आप जानते हो ये चीज़, बस आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप जानते हो। देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है बी, मॉथ रिपेलेंट। देखो नेफ्थलीन बॉल्स आप लोग दुकान पे तो जाते हो लेने के लिए, बस उसे नेफ्थलीन बॉल नहीं बोलते हो, बोलते हो ये झिंगुर की गोली दे दो, है ना, मम्मी मांगी कपड़े में रखने के लिए। तो मॉथ ही जो झिंगुर है ना, मॉथ रिपेलेंट। तो गाइज आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन सामने, पॉइंट इन द मिडल ऑफ लेंस इज कॉल्ड। लेंस के जो मिडल का पॉइंट होता है ना, इसे लेंस होता है आपका, और इसके जो मिडल का पॉइंट है उसको क्या नाम दिया जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर या फोकल लेंथ? इसका करेक्ट आंसर है गाइस C, ऑप्टिकल सेंटर इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सो गाइस ऑप्टिकल सेंटर उसको बोलते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, जहाँ से लाइट पास होगी, है ना, जैसे जैसे गाइस ये आपका लेंस हो गया, अगर ये आपका सेंटर है यानी ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से कोई भी रे पास होगी तो सीधे गुजर जाएगी बिना डेविएट हुए, ये ऑप्टिकल सेंटर ही होता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है इनमें से, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, और ये क्या है, क्रोमोसोम, जीन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइबोसोम इज़ द राइट आंसर। ये जो बाकी 3 है ये सब न्यूक्लियस के पार्ट हैं, लेकिन राइबोसोम आपका न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ना, उससे साथ अटैच होता है राइबोसोम आपका। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, पैनक्रियास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग। बताओ पैनक्रियास में से क्या मेंटेन करता है? ब्लड प्रेशर, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज लेवल या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस? आपके बॉडी में क्या मेंटेन करता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस ब्लड ग्लूकोज लेवल। जी हाँ, पैनक्रियास के पास ही तो उसका पावर होता है ना इंसुलिन का, कितना रिलीज करेगा, ठीक है, उसी के अप एंड डाउन से आपका ब्लड
ब्लड ग्लूकोज लेवल डिसाइड होता है, जिसके कारण शुगर और डायबिटीज़ वगैरह ये सब है ना, ये सब बीमारियाँ होती हैं। वैसे बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस। इनमें से बताओ किसके पास न्यूक्लियस है ही नहीं। WBC, RBC, नर्व सेल या मसल सेल, जल्दी बताओ फटाफट से। सो गाइज जल्दी बताइए। इनमें न्यूक्लियस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने RBC बोला है तो बहुत सही, RBC इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके स्क्रीन के सामने। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ यूजुअली मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताइए, उसका यूनिट यूजुअली किस यूनिट में मेजर करते हैं। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पास्कल, एम ऑफ मरकरी, CM ऑफ मरकरी, जल्दी बताइए। सो गाइस जिन्होंने इसका आंसर पास्कल दिया है वो गलत है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का SI यूनिट है वो पास्कल है, बट यूजुअली जो मेज़र किया जाता है वो है MM ऑफ मरकरी, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेज़र करते हैं। नहीं पता तो जान लो। पढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू। बताइए भैया, लाइटनिंग है ना, बिजली का कड़कना, किसके कारण होता है। विंड, रेन, साउंड या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण। बहुत ही आसान है, ऑप्शंस फटाफट लगाते चले जाओ। देखो ईमानदारी से कितना कर पा रहे हो। इसका करेक्ट आंसर गाइस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज़ द राइट आंसर। देखो विंड से नहीं होता है ना, जो लोग समझ रहे हो कि बिजली कड़कती है, उस समय मानता हूँ तूफान वगैरह आया रहता है, हवा तेज़ चलती है, बारिश हो रही होती है, लेकिन इसका आंसर विंड नहीं है, बारिश भी नहीं है, साउंड तो है ही नहीं, मतलब साउंड कहाँ से आ गया। इसका करेक्ट आंसर होता है गाइस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, बादलों में, उनके रबिंग के कारण जो है राइट, उनके इलेक्ट्रिक डिफरेंस डिस्चार्ज के कारण जो है लाइटनिंग होती है, बिजली तेज से कड़कती है और ज़मीन पे आती है सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द शॉक वेव्स ऑफ एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। बताइए, जैसे अर्थक्वेक आता है ना तो शॉक वेव ओरिजिनेट हो रही होती हैं, आपने इमेजेस वगैरह देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, शॉक वेव निकलती हैं। तो बताइए उसका पॉइंट का ओरिजिनेट, उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं जहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, एपी सेंटर, सिस्मिक फोकस, फोकल डेप्थ या नन ऑफ दीज, जल्दी बताइए। सो गाइस जिन्होंने इसका आंसर ए दिया है गलत आंसर है। सो गाइस ए आंसर नहीं है इसका करेक्ट आंसर है बी, सेस्मिक फोकस इज द राइट आंसर। देखो सेस्मिक फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे से ओरिजिनेट होता है आपका। देखो सेस्मिक फोकस अर्थ क्रस्ट के नीचे है, यहाँ से सेस्मिक वेव निकलेंगी और ऊपर जाएंगी, जो जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ भैया यहाँ पे धरती हिल रही है ना, वहाँ पे आया था, बट एक्चुअली वो सेस्मिक फोकस पॉइंट होता है जहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, शॉक वेव्स ओरिजिनेट होती निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये है आपके स्क्रीन के सामने। अ स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर। स्प्रिंग बैलेंस बताइए इनमें से क्या मेजर करता है। ऑप्शंस ये रहे आपके सामने है ना, बहुत बड़े ऑप्शंस हैं, बट टेंशन मत लो, बताता हूँ। बताओ फटाफट क्या बताता, जल्दी पढ़ के बताओ। मास एंड फोर्स, या फोर्स एंड डेंसिटी, या फोर्स एंड वेट, या वेट, जल्दी बताइए फटाफट। स्प्रिंग बैलेंस देखा तो होगा ही ना घरों में, वो गैस सिलेंडर वाला भैया आता है ना, मतलब वो आता है तो बोलते हैं ना कितना सिलेंडर में कैसा क्या है, तो नापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है उसके पास, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। जिन्होंने डी बोला है गलत है, सी इज़ द राइट आंसर, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, देखो ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर डी होता, बट इसका प्योर मतलब सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है सी बहुत ज़्यादा करेक्ट है, इसलिए क्योंकि पूछा क्या है स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर कर सकता है। एक्चुअली वो तो फोर्स ही मेजर करता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो वेट होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कितना वेट है। वेट इज एन टाइप ऑफ फोर्स, वेट भी एक तरह का फोर्स है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इफ़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस इज़ फाउंड टू बी 8 न्यूटन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बता दिया गया है, दो सरफेस के बीच में 8 न्यूटन है, तो बताइए स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 4 न्यूटन या 2 न्यूटन, जल्दी बताइए। अनुमान लगाना है, लॉजिक लगाना है, डेफिनेशन पता होगी, लॉजिक पता होगी तो आप ज़रूर लगा पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, बहुत सही आंसर है ना, 10 इज़ द राइट आंसर, 10 न्यूटन। देखो कैसे बता रहा हूँ,
सबसे ज़्यादा देखो 8 न्यूटन तो दिया ही था, ये बाकी 3 ऑप्शन 8 न्यूटन से कम है। जो स्टैटिक जो स्लाइडिंग का दिया है 8 न्यूटन, बाकी तो कम ही है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा ही होगा 8 न्यूटन से, यानी 10 न्यूटन इज़ द राइट आंसर, 10 न्यूटन। अब देखो 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं ना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे कम जिसमें फ्रिक्शन लगता है वो रोलिंग वाला है, ठीक है। रोल कर रहा है भैया, चला जा रहा है आसानी से, आपको खुद ही फील आ रहा होगा। रोल कर रहा है, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होगा। स्लाइड कर रहा है, उसमें रोलिंग वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा। और जो स्टैटिक है ना, पूरा ऐसे रखा ही हुआ है, इसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, फ्रिक्शन होता क्या है, जो अपोज करता हो मोशन को बहुत ज़्यादा। जो खड़ा है इसको नहीं पूरा अपोज कर दिया है, जो स्लाइड कर रहा है उसको थोड़ा थोड़ा अपोज किया है ना, और जो रोलिंग कर रहा है उसको बिल्कुल ही अपोज नहीं कर पा रहा है वो, इसलिए रोल करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना, हमेशा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, स्लाइडिंग से भी और रोलिंग से भी, ठीक है। इससे आपको समझ में आओगे 10 न्यूटन इसका आंसर क्यों है। बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर, द बाउंसिंग बैंक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड। बताइए जल्दी से फटाफट, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर बताइए। सो गाइस आई होप इसका आंसर भी आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है, पॉज कर लिया करिए, है ना, अगर आपको फास्ट लगता है। इसका करेक्ट आंसर है गाइस रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में पूछा था, है ना, सेम मीडियम में, वापस से सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाना, वही होता है रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। बाकी वो रिफ्रैक्शन भी आपका मीडियम में होता है, ये डायफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट ही अलग है, और डिस्पर्सन भी मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि आपका उसी मीडियम में लाइट गया, उसी मीडियम में वापस आ गया। जैसे मिरर पे लाइट जलाते हो तो वापस आ जाता है, लेकिन जब ग्लास पे लाइट जलाते हो तो ग्लास के अंदर भी लाइट चली जाती है, तो आपका वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। लेकिन जब मिरर पे जलाते हो तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। बताइए इलेक्ट्रिक करंट इनमें से क्या प्रोड्यूस कर सकता है। हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, या तीनों प्रोड्यूस कर सकता है। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो इसका करेक्ट आंसर है डी, केमिकल, हीटिंग और मैग्नेटिक, तीनों इफेक्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। कैसे भी, कैसे कैसे देखो, इलेक्ट्रिक करंट जब आप सॉल्यूशन में डालते हो तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है। लेकिन जब आप फिलामेंट में डालते हो, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, याद है बल्ब जो गांव में वगैरह में ऐसा पीला वाला बल्ब आता है, तो उसमें जब फिलामेंट में करंट दौड़ता है तो क्या होता है, वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसके कारण जो है वहाँ पे लाइट जलती है, तो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर आपका क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। जब आप किसी वायर में करंट दौड़ाते हो तो उसके आसपास देखना मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होने लगता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के सामने। द फिनोमिनन ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। मार्बल कैंसर किसके कारण हो सकता है इसमें से। जी हाँ, मार्बल को भी कैंसर होता है, देख रहे हो। इसका ऑप्शन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, सॉइल पार्टिकल, फॉग, डस्ट या एसिड रेन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर है एसिड रेन। जिन्होंने लगाया बहुत सही, एसिड रेन इज़ द राइट आंसर। एक्चुअली को मार्बल कैंसर कहाँ से आया पता है, जो एसिड रेन होता है ना, एसिड रेन, तो उसके कारण जो ताजमहल है, आप देखिएगा उसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने, है ना, ताजमहल का रंग जो है फेड होता जा रहा है, येलोइश होता जा रहा है, तो एसिड रेन के कारण होता जा रहा है। और उसमें जो लगा हुआ है एक्चुअली मार्बल्स, उनका ही रंग पूरा फेड हो रहा है, तो वहीं से टर्म आया मार्बल कैंसर, ठीक है। बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके स्क्रीन सामने। वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन कैन बी प्यूरिफाइड। जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन वाटर होते हैं उनको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। जी हाँ, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ याद आ रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। RO, केंट RO देता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी, सुना है ना। तो वही चीज़ है ना, RO यूज होता है भैया, उसको करता क्या है, मिनरल, सॉल्ट, यही सबको तो फिल्टर कर देता है ना। जो हम पानी पी रहे हैं वो उसमें मिनरल्स है कहाँ, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी पी रहे हैं, RO का पानी पी रहे हैं। इससे अच्छा अपना मस्त नल चला के पानी पियो, ठीक है, या ज़मीन का बोरिंग का पानी पियो, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके स्क्रीन के सामने। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, किसके मूवमेंट से। सो गाइस इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, इलेक्ट्रोड्स, एटॉम्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आयॉन्स। जल्दी बताइए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर है आयॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सही आंसर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। तो जब ये लिक्विड फेज में होते हैं गाइज, वहाँ पे आयंस का मूवमेंट होता है, कैटायंस एंड आयंस का, तभी वहाँ पे जो है आपका
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक है, तभी वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। तो भाई द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव अल्ट्रासाउंड वेव्स। आपके सुना होगा अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में। वो मैटर के अंदर बहुत अंदर तक जो है पेनिट्रेट कर देती हैं। बताइए किसके कारण? उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्वालिटी ज़्यादा होती है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होती है। आखिरी क्वेश्चन है गाइज, मैं चाहता हूँ इसका जवाब जो है फटाफट आप लोग दे दीजिए, है ना। तो गाइज इसका आंसर मैं आपको दिखाने ही जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ दौड़ता है ये और पेनिट्रेट कर देता है मैटर के अंदर। इसीलिए गाइस इसको यूज करते हैं ना, जैसे कि कुछ आपका इमेज निकालना होता है ब्रेन का या फिर आपके शरीर का, अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स को पेनिट्रेट कराते हैं आपके बॉडी में, और जहाँ से गाइस वहाँ से आपको इमेजेस देखने को मिलते हैं, चाहे ब्रेन का कोई डिफ़ॉल्ट हो, है ना, मतलब कहीं पे क्रैक व्रैक हो गया हो, तो वो चीज़ का यूज करते हैं क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की। सो गाइज ये थे आपके 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको मेहनत पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना। नोटिफिकेशन बेल ऑन करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और इसी प्रकार से हम वरदान सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे। आप बताइए वरदान सीरीज़ कैसी लग रही है। क्लास 9th और क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और उसी के लिए ये चीज़, है ना, हो रहा है आपके मेहनत। अब ये मेहनत हो रही ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ा गाइडेंस मिल सके, ठीक है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है गाइस तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, ठीक है। वीडियोस धीरे धीरे आती रहेंगी जैसे जैसे समय मिलता है। मैं आपके लिए जो है मेहनत करता रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर हर वैरायटी की क्वेश्चन को करके एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ उसे तो करना ही करना है। उसके अलावा भी जो आपकी बुक है कम से कम उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार, है ना, ताकि कुछ चीज़ छूटे ना। कम से कम ऑप्शन आ रहा है यार, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसीलिए कह रहा हूँ पूरा करके जाओ आप। कम से कम जितना भी टाइम अब बचा है इसको फालतू चीज़ों में लगाने से अच्छा है CHS के नाम थोड़ा सा कर दें, क्या पता सिलेक्शन हो जाए बढ़िया से मेहनत करने के बाद, तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नया वरदान लेके। तब तक के लिए टेक केयर, हम बाय बाय।